भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने संभाग स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में स्वच्छता और सूर्य नमस्कार को लेकर अधिकारियों के साथ में चर्चा भी की गई। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छता मिशन को लेकर कहा कि जो पैसा स्वच्छता के लिए दिया जाता है उसे स्वच्छता में ना लगाकर दाएं बाएं लगाया जाता है, जिसके कारण स्वच्छता पूरी तरह नहीं हो पाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर इस तरह से पैसे को बर्बाद किया तो उनके वेतन से वसूल किया जाएगा। हम पेड़ की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, तालाब की पूजा करते हैं, हम तो रेवड़ी तक की पूजा करते हैं। हमारे शादी ब्याह होते हैं तो रेवड़ी पूजन होता है, हम तो उसकी ही पूजा करते हैं। तो फिर ये तो सूर्य भगवान है, हमको सबको प्रकाश देते हैं, अंधेरे को भगाते हैं। हमारे दैहिक कहो, आत्मिक कहो, शारीरिक कहो, बौद्धिक कहो, सब प्रकार की जो विकार है उनको भी हटाते हैं। जोबनेर के हरिपुरा गांव में आयोजित राष्ट्रीय किसान संगोष्ठी में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। कार्यक्रम ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया। किसान संगोष्ठी में रोबोटिक स्प्रेयर मशीन का मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुभारंभ किया और इस मौके पर किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि रोबोटिक स्प्रेयर मशीन फसलों पर कीटनाशक का स्प्रे करने में किसानों के लिए मददगार साबित होगी। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों कई जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर कई प्रगतिशील किसानों को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं, देश भी चिंतित होने लगा है कि हमारे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से खेती खराब होती जा रही है। तो ये एरिया तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इजराइल है। यहाँ पर किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारी सरकार और हमारा विभाग किसानों को इस प्रकार की खेती बढ़ाने में सारे इंसेंटिव्स देगा, सब्सिडी देगा और किसानों को तकनीकी जानकारी भी देंगे। वैसे तो ये प्रोग्रेसिव किसान है, सब जानते हैं, लेकिन इसको राज्य के अन्य हिस्सों में ले जाया जाएगा ताकि राजस्थान के किसान समृद्ध हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। मंत्री महोदय जी को भी अवगत कराया गया है कि किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरह से किसानों की मदद कर सकते हैं। तो किसानों की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, उसको आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है वो अपने एडवांस फॉर्मेट क्रिएट करती रहती है। तो उसी का फॉर्मेट है रोबोटिक स्प्रेयर, उसका आज आयोजन किया गया। साथ में हमारी जो जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये हम इसके साथ ही, क्योंकि सारे की सारी जो खेती है वो केमिकल से जैविक में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, हम एक दिन में नहीं कर सकते। तो केमिकल खेती चल ही रही है और ये हमारा एक मिशन है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी जैविक मॉडल को प्रमोट कर रहे हैं कि इसे भी स्वस्थ खाओ, स्वस्थ उगाओ, ताकि हम स्वस्थ रहें, धरा स्वस्थ रहे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का शनिवार को फतेहपुर दौरा रहा, जहां खर्रा ने नाथ संप्रदाय के अमृतनाथ आश्रम में लगाई ढोक और योगी महासभा में उपाध्यक्ष महंत नरहरि नाथ ने से आशीर्वाद भी लिया गया। अमृतनाथ महाराज सहित अन्य समाधियों के दर्शन कर आरती में भाग लिया। इस दौरान वहीं पंडित संजय मिश्रा ने आश्रम के बारे में खर्रा को अवगत करवाकर संत परंपरा की जानकारी दी और संत नरहरि नाथ महाराज ने खर्रा का स्वागत भी किया। वहीं शहर अध्यक्ष राम अवतार रुंथला सहित बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त इन दिनों मेवाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। मंत्री गौतम दत्त ने भाजपा जिला कार्यालय में शुरू किए गए लोकसभा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री गौतम दत्त से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भले ही नहीं लगी हो, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और भाजपा ने उसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री गौतम तक जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप जिस प्रकार से भाजपा तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से हमारी तैयारी तो एक चुनाव जब होता है और अगला चुनाव जब आने वाला होता है तो उसकी तैयारी हमारे पहले दिन से ही चालू होती है। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स काम करने वाली पार्टी है और निश्चित रूप से इस लोकसभा को केंद्रित करके आज हमारा जो चुनाव कार्यालय खुला है वो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आप आज देख रहे होंगे और जिस तरह के लक्ष्य कार्यकर्ता लेकर के चल रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़ी विजय की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं।
लेकिन राजस्थान का लक्ष्य जो निर्धारित कर रही है पार्टी के 25 में से 25 जीतेंगे और देश में 400 सीटें जीतने का भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि 370 भाजपा ला रही है और 400 गठबंधन लेके आ रहा है। लेकिन जिस तरह से चर्चा यह भी है कि चुनाव समय से पहले कराने जा रही है भाजपा, इसे लेकर आपका क्या मानना है? चुनाव समय से पहले हो या बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 400 का बात आप कर रहे हैं उस 400 से भी आंकड़ा पार जाएगा। जिस तरह से अभी जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में चर्चा है, आम जन में चर्चा है, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के भाव, मोदी सरकार के प्रति जो भाव देखने को मिल रहे हैं वो हम सबके सामने है। आप देखते होंगे कितने ही गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन स्वयं बनने से पहले ही वो बिखर रहे हैं। केवल और केवल जनता का रुख देख करके ही वो कहीं न कहीं बिखर गए हैं और कहीं न कहीं हमारा गठबंधन मजबूत होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कहा है कि अब राम मंदिर बन गया, विकास के मुद्दे सारे गौण हो गए, सिर्फ भाजपा को ये कहना बाकी है कि श्री राम हमारे कैंडिडेट हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो राम को स्वीकार ही नहीं करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से राम की अस्मिता पे ही, राम के अस्तित्व पे ही उन्होंने जो प्रश्न उठाया था वो भी हम सबके सामने है। जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए थे, आज जब उनको देश का माहौल देखने को मिलता है, जिस तरह से करोड़ों लोगों का जो सपना था वो जो सपना साकार हुआ है और जिस तरह से पूरा देश राममय हो गया है, वो हम सबके सामने है। वो केवल और केवल उनकी बौखलाहट है। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, चेहरा एक ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मुद्दे कौन से होंगे जिन्हें लेकर के आप राजस्थान में उतरोगे? निश्चित रूप से राजस्थान में जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी पहले ही दिन अपने उद्बोधन में, मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद पहले ही अपने उद्बोधन में जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के हो, अपराध को लेकर के हो, माफिया को लेकर के हो, जिस नीति को लेकर के वो आज चल रहे हैं और जिस प्रकार से पेपर लीक को लेकर के जिस प्रकार से बातें हुई थी, आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से कठोरता के साथ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है, वो भी आपके सामने है। तो ये थे सहकारिता मंत्री गौतम दत्त साहब। शब्दों में कहना है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार पर और दूसरे कामों को लेकर, विकास कार्य राजस्थान के भजनलाल सरकार है जिस प्रकार के काम कर रही है, निश्चित तौर पर उन सारे मुद्दों को लेकर के वो राजस्थान में चुनाव प्रचार में उतरेंगे और उन्होंने दावा किया है कि इस बार देश में 400 के पार भाजपा जाने वाली है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रांतीय बैरवा प्रगति संस्था की ओर से बैरवा समाज के नवनिर्वाचित विधायकों और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रदेश अध्यक्ष महेश धावनिया ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद ने शिरकत की। इस दौरान खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, विधायक सीएल प्रेमी, बैरवा समाज के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष राधेश्याम गोमा, संस्था संरक्षक महेंद्र कुमार बैरवा सहित कई लोग मौजूद रहे। बैरवा समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी और समाज के होनहार बच्चों और भामाशाहों को अतिथियों ने मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में पंचम युवक युवती परिचय स्मारिका 2024 में बायोडाटा प्रकाशित करवाने को लेकर निःशुल्क पंजीयन भी किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बीकानेर के लूणकरणसर के दौरे पर रहे, जहां मंत्री गोदारा ने भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने सार्वजनिक समस्याओं से अवगत भी करवाया, जिसके बाद मंत्री गोदारा ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। प्रदेश में चल रही विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की अब प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर विभाग ने जल जीवन मिशन सहित विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में गुणवत्ता बनाए रखने, फील्ड में मौजूद अभियंताओं को आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों के निदान एवं रेगुलर सुपरविजन के लिए 10 संभागों के साथ ही प्रत्येक जिले का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मुख्यालय पर बैठने वाले अधिकारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों, शहरी पेयजल परियोजना सहित अन्य कार्यों की गुणवत्ता जांच एवं मॉनिटरिंग अब फील्ड में जाकर करेंगे। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं। अनुशासनहीनता और बयानबाजी के चलते कार्रवाई की गई है। यूपी
कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ये बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। और देखिए वजह जो सामने आ रही है, वजह है अनुशासनहीनता और बयानबाजी, और इसी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी दें आपको, यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर इस संदेश देती हुई नजर आ रही है कि अनुशासनहीनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरह से देखिए उनके द्वारा तमाम बयान दिए गए थे और उनकी इन्हीं बयानबाजी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और अनुशासनहीनता और बयानबाजी के चलते कार्रवाई हुई। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा ये फैसला किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश डांगी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, जिसको लेकर कांग्रेस गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हुई। उन्हें पार्टी से निष्कासित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाई है, उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एक प्रस्ताव भेजा था अनुशासनहीनता और अन्य शिकायतों के चलते। तो आज कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लिया और पार्टी से 6 साल के लिए उन्हें बाहर का जो रास्ता है वो यहाँ पर दिखा दिया गया है। यानी अनुशासनहीनता की जो गाज है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम पर गिरी है। और राम मंदिर के जो उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टिप्पणियां कर रहे थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया और इसको घोर अनुशासनहीनता की कैटेगरी में मानते हुए उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया और 6 साल से पार्टी से निष्कासित उन्हें कर दिया गया। दिनेश, यानी कि साफ तौर पर समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी एक साफ संदेश देना चाहती है बाकी मंत्रियों को भी, बाकी नेताओं को भी, कि भाई अगर इस तरह से आप बयानबाजी देंगे या फिर अनुशासनहीनता देखने को मिलेगी तो आपके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, पार्टी ने इसको अनुशासनहीनता मानी है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम है वो लगातार ट्विटर पर पार्टी के खिलाफ लिख रहे थे। लेकिन कह सकते हैं कि पार्टी ने थोड़ी सी देरी से उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है तो किसी तरह का नुकसान पार्टी को नहीं हो, तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल के तहत उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया। और ये देखा जा रहा था, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी लगातार कह रहे थे कि इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। और आखिरकार जो एक पार्टी का प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए थे, लिहाजा पहले वहां से प्रस्ताव लिया गया और उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अब से थोड़ी देर पहले उनके निष्कासन के जो ऑर्डर है वो रिलीज किए हैं। बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां प्रेस क्लब में यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता करवाया था, जिसके तहत राजस्थान के अलावा अन्य 4 राज्यों ने अपने हक का पानी ले लिया है। लेकिन हरियाणा के ताजेवाला हेड से झुंझुनू की सीमा पर आने वाले पानी उन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में शेखावाटी के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अपनी मांग को लेकर यमुना जल हमारा हक समिति पिछले 15 महीने के जन आंदोलन पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह से भी मुलाकात की गई, जिसमें उन्होंने शेखावाटी के हित में निर्णय करने का भरोसा दिलाया। आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से हम अपना हक लेकर रहेंगे। प्रेस वार्ता में संयोजक सहीराम चौधरी, पीआर धायल, सीआर झाझड़िया, शालिनी तोमर, मदन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 5 राज्यों के बीच, जिसमें ताजेवाला हेड हरियाणा से झुंझुनू में पानी आना था, झुंझुनू सीमा तक 3 जिलों के लिए 3 जिले हैं, उसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू, और वहाँ पानी की स्थिति इतनी एक्यूट हो गई है कि वो पानी आना बहुत ज़रूरी था। वो आज तक चूँकि नहीं आया, तो हम उसके लिए ये आंदोलन हमने चालू किया। शेखावाटी की जो भूमि है वो बहुत ही वीरों की धरती है।
वहाँ पे किसानों के साथ में, वहाँ के युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। वहाँ की भूमि का जल स्तर बहुत ही कम हो चुका है। सभी लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। तो जो यमुना जल समझौता हुआ था उसके तहत हमारा यही प्रयास है कि जो हमारा हक है झुंझुनू, शेखावटी, झुंझुनू सीकर और चुरू, यहाँ पे जो जल मिलना चाहिए वो जल वहाँ पर मिले। अब धीरे धीरे जब तक काम चल रहा तब तो इतना नहीं था, लोगों को ही महसूस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल ड्राई जोन होते जा रहे हैं। तो अब लोगों की समस्या आ गई, गाँव भी छोड़ दिए, गाँव के मकान भी उनके वो रहने लायक नहीं रहे और अब खेतों में रहने की स्थिति भी नहीं रही। तो ऐसी विकट स्थिति होगी। अब जैसे जैसे समस्या लोगों में बिल्कुल इस जो हमारा जो समझौता हुआ था उसको लागू करवाने के लिए, और बिल्कुल जो तीनों जिलों की जनता है वो बिल्कुल आंदोलित है और हर गांव में धरने चल रहे हैं। किसी गांव में तो महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से कंटिन्यू धरने चल रहे हैं। अब यह आंदोलन युवाओं के हाथ में आ चुका है, तीनों जिलों के, और अब सरकारें, हम सरकारों को निवेदन की भाषा नहीं करेंगे, अब हम चैलेंज की भाषा करेंगे और आगे चुनाव में भी जवाब देंगे कि इस आंदोलन को अब कितना उग्र रूप लेगा ये, क्योंकि प्यासा क्या नहीं करता। अब सरकारों को हम बता देंगे कि हमारा हक हमें लेना आता है, और ये शेखावाटी की धरती है जो सबसे ज्यादा वीर सेनाओं में देती है, वो धरती है। उनका हक अब अन्य राज्य नहीं मार सकेंगे, और ये हम आने वाले समय में दिखा देंगे। अभिलाषा विशेष विद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन, कला एवं संस्कृति के प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने शिरकत की। श्रवण बाधित और मानसिक विमंदित बच्चों को इस स्कूल में राठौड़ ने पूर्व छात्रों के साथ मिलकर केक काटा और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की सहायता से सभी पूर्व छात्रों से बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया। गायत्री राठौड़ को जमीन पूर्व विद्यार्थियों ने बताया कि डेफ होने के कारण उन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए समाज में स्थान बनाया और स्वावलंबन के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। वो बहुत भावुक हो गई और उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। संस्था के चीफ एग्जीक्यूटिव रेणु सिंह ने गायत्री राठौड़ को बताया कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के विद्यार्थी स्काउट एंड गाइड, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय के छात्र नितेश लोहार ने ऑन द स्पॉट गायत्री राठौड़ का स्केच बनाकर उन्हें भेंट भी किया। प्रदेश में नवगठित भजनलाल सरकार द्वारा निकायों में संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत संपूर्ण प्रदेश में गठित 32,000 स्वयं सहायता समूह की 3 लाख से अधिक महिला सदस्यों को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर शक्ति वंदन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस क्रम में बीकानेर नगर निगम द्वारा रविंद्र रंगमंच में आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। बीकानेर में 464 स्वयं सहायता समूह में लगभग 4,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। प्रदेश के अस्पतालों में सुदृढ़ चिकित्सा प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों पे लगातार आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जयपुर शहर के मुख्य राजकीय अस्पतालों का एसीएस शुभ्रा सिंह समेत अन्य आला अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर राकेश जैन समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खबर जोधपुर से है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति केएल श्रीवास्तव ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जेएनयू हेड ऑफिस के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी की ओर से 74 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान प्रांत सहमंत्री सचिन राजपुरोहित, इकाई सह सचिव यश शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने वीसी श्रीवास्तव की कार का घेराव कर दिया। हालांकि उनका ये इस्तीफा राजभवन भेजा गया या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वित्त राज्य मंत्री
भगवत किशन राव कराट से मुलाकात और साथ ही रेल मंत्री से रींगस खाटू श्याम जी प्रस्तावित रेल मार्ग सालासर बालाजी सुजानगढ़ और देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर देशनोक कणी माता पर नई रेल लाइन डालने का अनुरोध किया। और वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराट से संसदीय क्षेत्र चूरू के अधीन कई स्थानों पर बैंक शाखाएं खोलने का अनुरोध किया गया। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र है, मेरे सरदार शहर मंडी है, कृषि उपज मंडी है, जहाँ पे करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। वहाँ एक मंडी की अंदर ब्रांच खुलवाने की हमारी विचार था, जिसका पहले सर्वे भी हो गया पर वो ब्रांच खुल नहीं पाई। तो ऐसे ही कई जगह हैं, बड़े बड़े गांव हैं, जांदुआ है रतनगढ़ में, कोहिना तारानगर में, रामगढ़ तहसील नौहर बादरा में हमारी है, जहारिया है, सनाली है, कई ऐसे गांव हैं जिन गांवों के अंदर हमने आज बैंक के ओपन करने के लिए लेटर दिया है, क्योंकि 5000 प्लस की पॉपुलेशन के जितने भी गांव होते हैं उसमें गवर्नमेंट बैंक का प्रावधान रखती है। प्रमुख सचिव यूडीएच टी रविकांत और जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने झोटवाड़ा आरओबी सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर जवाहर सर्किल पर सौंदर्यीकरण कार्यों एवं B2 बाईपास ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच टी रविकांत ने झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित गति से प्रोजेक्ट पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईपीडी टावर की 13वीं मंजिल से प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने आईपीडी टावर के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश दिए और साथ ही देखिए उन्होंने कार्डियोलॉजी टावर का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने जेडीए अधिकारियों को प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी भेजने के निर्देश दिए। प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लागत, अब तक खर्च हुई राशि, किए गए निर्माण और नॉन बीएसआर आइटम लेने के संबंध में विस्तार से जानकारी भेजने के लिए कहा। और देखिए जानकार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की मंशा प्रोजेक्ट को 456 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत तक सीमित करने की है। प्रमुख सचिव यूडीएच एवं जेडीए आयुक्त ने जवाहर सर्किल पर सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वॉकिंग ट्रैक को भी बारीकी से देखा। वहीं शेष रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।